और फाइनल रिले के फ्री स्टाइल में पहले नंबर पर संजना अरोड़ा, जो 20 साल की है और वो 2 महीने पहले स्टेट टीम में शामिल हुई है। उन्होंने पहली बार नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप्स में भाग लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी 50 मीटर उन्होंने उड़कर पार किए हों और उन्होंने 0.05 सेकंड की बढ़त के साथ ये पहला स्थान हासिल किया। आयोजक होने के साथ ही मुंबई ने पहले इवेंट में ही बहुत शानदार रिजल्ट हासिल किया है। ये नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप्स की अच्छी शुरुआत है। 400 मीटर मिक्स रिले के लिए ये हमारे शहर की फीमेल टीम की पहली ट्रॉफी है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम पहले ही इवेंट में फर्स्ट प्लेस पर आकर ट्रॉफी लेकर जाएंगे। दोनों कमेंटेटर्स हद से ज्यादा खुश थे। इवेंट खत्म होने के बाद भी लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। जब मानसी ने संजना को पानी से खींचकर बाहर निकाला तो बाहर जाते ही उन तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को ग्रुप हग दिया। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। संजना ने भी उन्हें गले लगा लिया। फर्स्ट प्लेस, उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें फर्स्ट प्लेस मिलेगी। वैसे तो उनकी टीम में बहुत अच्छे स्विमर्स थे, लेकिन उन्होंने कभी 400 मीटर की रिले में भाग नहीं लिया था। जिस तरह से सभी संजना का नाम पुकार रहे थे, उसका दिल खुशी से गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। रात में हेड कोच अमन और बाकी सभी कोच साथ में बाजार जाकर सामान खरीद कर लाए और उन्होंने उन चारों के लिए अपने हाथों से टेस्टी और पौष्टिक डिनर बनाया। सब लोग डिनर करते वक्त बहुत खुश थे। संजना ने कोच इंद्रजीत के पास जाकर पूछा, क्या मैं कॉल करने के लिए अपना फोन ले सकती हूँ? सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिए। कोच वैसे ही उसके रिजल्ट से बहुत खुश थे, इसीलिए उन्होंने खुशी से फोन वापस कर दिया। संजना अपना फोन लेकर बाहर निकली। उसने कुछ दिनों से करण को देखा नहीं था, इसीलिए उसने उसे वीडियो कॉल लगाया। करण ने फौरन फोन उठा लिया। जो कपड़े पहन रहा था वो ऐसे में बहुत हैंडसम लग रहा था। संजना उसे देखकर हैरान रह गई और जोर से चिल्लाई, करण तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत खराब हो। करण ने शरारत से कहा, मैंने अभी तक पूरे कपड़े नहीं पहने हैं, क्या तुम देखना चाहोगी? मेरा बीपी बढ़ रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए? वैसे तो संजना को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने शरारत से कहा, ऐसा करो अब दिखा ही दो। करण बोला, बदमाश। संजना बोली, तुम्हारे से तो कम ही हूँ, मेरे कल और परसों भी कॉम्पिटिशन है, ठीक से बिहेव करो। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे और ऐसे ही 10 मिनट बीत गए और संजना ने फोन रख दिया। कुछ दिन और फिर कंपटीशन खत्म, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन संजना को 50 मीटर की स्विमिंग रेस में भाग लेना था। वो पहले इस रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसे इसको जीतने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी, इसीलिए 50 मीटर रेस उसकी विशेष क्षमता नहीं थी। इसीलिए वो इन रेसों में केवल चौथा स्थान हासिल करने में सफल रही थी। संजना अपने कपड़े बदलकर कोच इंद्रजीत से मिलने के लिए जाने वाली थी। बाहर निकलते ही वो एक लंबे और पतले दुबले लड़के से टकराई। वो दिखने में 18 साल का लगता था और उसने सफेद शर्ट के साथ बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। वो काफी कमजोर दिख रहा था। सॉरी, दोनों ने एक साथ कहा। संजना ने फौरन उसे गौर से देखा। उस लड़के ने चेहरे पर मास्क पहन के रखा था और उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। बस उसकी आंखें दिख रही थी जिनमें काफी गहराई थी। वो जैसे बेजान सी थी, लेकिन फिर भी अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए थी। संजना उन आंखों को पहचानती थी। वो एक पल के लिए दंग रह गई। हाँ, ये तो वही लड़का है जिससे मैं उस दिन लोनावला में टकराई थी, लेकिन ये यहाँ स्पोर्ट्स हॉल में क्या कर रहा है? संजना उत्सुक होकर बोली, तुम यहाँ? उस लड़के ने कंफ्यूज होकर संजना को देखा। वो किसी गहरी सोच में दिख रहा था और संजना के चेहरे को गौर से देखे जा रहा था। संजना ने पूछा, क्या तुम मुझे भूल गए? उस दिन लोनावला के होटल में हम एक दूसरे से टकराए थे, याद है? उस लड़के ने थोड़ा सोचने के बाद हामी भरी। संजना उसे कुछ देर तक देखती रह गई। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अच्छे से जानती थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जब उस लड़के ने संजना का सवाल सुना तो वो थोड़ा हैरान रह गया। संजना को खुद ऐसा लगा कि उसे ये नहीं पूछना चाहिए था। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा कि ऐसे ही अनजान लड़के से वो नाम कैसे पूछ रही है। हे भगवान, कहीं ये लड़का ये ना समझने लगे कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, है ना? उफ, लेकिन मुझे सच में लग रहा है जैसे मैं उसे जानती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, संजना मुस्कुराकर बोली। वो ये भी जताना चाहती थी कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस ऐसे ही पूछ रही थी।
अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज आप मेरी बात को इग्नोर कर दीजिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। इत्तेफाक से उस लड़के ने संजना को पीछे से आवाज देकर कहा, मेरा नाम अमित शर्मा है। संजना एक पल के लिए दंग रह गई। उसकी आवाज ऐसी नरम थी कि सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी। अमित शर्मा, वो तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। कहीं उसने नाम बदल तो नहीं लिया? संजना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी और बोली, मेरा नाम संजना अरोड़ा है। वो लड़का थोड़ी देर तक संजना को देखता रहा और फिर बोला, मैं जानता हूँ। संजना बहुत हैरान थी। उसने पूछा, कैसे? हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं। मेरा मतलब है कि लोनावला में मिलने से पहले। अमित ने बताया, मैंने कल और आज दोनों दिन आपका कंपटीशन देखा था। ओह, तो तुम्हें भी स्विमिंग पसंद है? तो ये वजह थी। संजना थोड़ी निराश हो गई। अमित बोला, मुझे तैरना नहीं आता। जिन लोगों को जिन चीजों में दिलचस्पी नहीं होती वो उसे देखना या करना भी पसंद नहीं करते। अगर ये सच है तो अमित स्विमिंग कंपटीशन देखने क्यों आया था? ये सोचकर संजना खुद इतनी कंफ्यूज थी कि वो और ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। जब अमित ने कहा कि वो उसे पहले से जानता है तो उसे लगा कि वो पास्ट की बात कर रहा होगा। उसने उसकी बात का गलत मतलब समझा। सच तो ये था कि वो सच में जानना चाहती थी कि वो दिखता कैसा है। फिर फेस मास्क की वजह से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और बस उसकी आंखें दिख रही थी। लेकिन उसने तो सीधे उसका नाम ही पूछ लिया था। अब अगर वो ये कहेगी कि मुझे अपना चेहरा भी दिखाओ तो वो जरूर उसे गलत समझ लेगा। बाकी के इवेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुड़कर संजना को देखा और मुस्कुराया। उसे देखकर शुरू से ही कुछ अलग सा फील हो रहा था। वो बुरा इंसान नहीं लगता था, बल्कि उसकी आंखें देखकर लगता था कि वो बहुत मासूम और दिल का बहुत अच्छा इंसान है। संजना कुछ देर तक वहीं खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये एक्शन उसके दिल के बहुत करीब था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा था कि उसका नाम अमित शर्मा है, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि वो आज तक किसी अमित शर्मा नाम के आदमी से नहीं मिली थी। कहीं अनामिका की वजह से तो नहीं? आखिर उसकी आंखें काफी हद तक अनामिका से मिलती थी, लेकिन अनामिका की मुस्कान बहुत दिलकश थी और अमित की जैसी बिल्कुल नहीं थी। और इस वक्त अमित की आंखों को देखकर जैसा महसूस हो रहा है वैसे अनामिका को देखकर नहीं लगता था। तो फिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि वो इस लड़के को जानती है? संजना शायद इस बारे में पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक थी। जब अमित वहां से चला गया तो वो पता नहीं क्या सोचकर थोड़ी शर्मा सी गई थी। संजना, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो? पीछे से मनोज की आवाज आई जो उसकी तरफ आ रहा था। वो बोला, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ और आराम करो, दोपहर में फाइनल्स है। ओ, ओके, संजना ने कहा और अपना बैग उठाकर मनोज के पीछे पीछे वहां से चली गई। लेकिन आज वो किसी सोच में डूबी हुई थी। अमित से मिलकर उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके जाने के बाद वो शर्मा रही थी और उसके बात करते वक्त वो नर्वस थी। आखिर वो है कौन? जब कोच इंद्रजीत ने देखा कि संजना किसी बात को लेकर परेशान है तो उन्हें लगा कि शायद वो स्विमिंग रेस में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने की वजह से दुखी है। लेकिन वो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, शुरू से ही 50 मीटर में वैसे भी तुम्हारी कोई खास क्षमता नहीं थी। अगर तुम पहले स्थान पर नहीं भी आती तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। संजना अपनी सोच से रिकवर होकर बोली, ठीक है कोच। कोच इंद्रजीत ने सोचा कि वो शायद उसे बहुत प्रेशर कर रहे थे, इसीलिए वो आगे बोले, तुम इतना प्रेशर मत लो। तुमने जिसके लिए मुझसे वादा किया है वो जगह तो तुमने पहली बार में हासिल कर ली। तुम पहले इवेंट में फर्स्ट आई हो, अब बाकी बचे हुए इवेंट्स को ट्रेनिंग की तरह समझो, आराम से करो। संजना मुस्कुराकर बोली, जरूर कोच। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कोच उसे उसकी बड़ी बहन की तरह तसल्ली दे रहे थे। जब संजना बहुत लापरवाह थी तो शालिनी उसकी चिंता करके परेशान रहती थी कि कहीं उसका कोई कंपटीशन खराब ना हो जाए। लेकिन जब वो बहुत नर्वस होती थी तो उसकी बहन और भी परेशान हो जाती थी कि कहीं वो उसे ज्यादा प्रेशर तो नहीं दे रही, और फिर उसे तसल्ली देने लगती थी जैसे अभी कोच दे रहे थे। दीदी। अचानक संजना के दिमाग में एक बात आई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमित की वो मुस्कान बिल्कुल शालिनी की तरह थी। हाँ बिल्कुल, उसे ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई कि अमित की आंखें भी उसकी बहन से मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन के बहुत सालों से कोमा में रहने की वजह से उसकी आंखें पहचानना भूल तो नहीं गई वो। अमित बिल्कुल उसकी बहन की तरह दिखता था। संजना अपने दिमाग में अमित और शालिनी के बीच में तुलना करने लगी
कहीं ऐसा तो नहीं? लेकिन अमित एक आदमी था, या शायद वो एक आदमी होने का नाटक कर रहा हो। आखिर उसने खुद कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि वो एक लड़का है। ये सोचते ही संजना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो वहां से जाने लगी। मनोज ने उसका बैग खींचा और बोला, तुम कहाँ जा रही हो संजना? कार जल्दी ही पहुंचती होगी। मैं बाथरूम जा रही हूँ, मेरा थोड़ा इंतजार करो। संजना अपना बैग मनोज के पास छोड़कर उस दिशा में भागी जिस तरफ अमित गया था। वो सब तरफ उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आया। जब उसके पास से कोई गुजरा तो उसने उसे रोक कर पूछा, मुझे माफ करना, लेकिन क्या आपने चेहरे पर मास्क पहने हुए एक दुबले पतले लड़के को यहाँ से जाते देखा? दुबला पतला लड़का, चेहरे पर मास्क। मेरे हिसाब से वो दाईं तरफ गया है। ओह, तुम तो संजना अरोड़ा हो। ये उसका कोई फैन था जो कंपटीशन देखने के लिए आया था। जब तक उसे एहसास हुआ कि सवाल पूछने वाली संजना अरोड़ा है, तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन उसके अलावा भी संजना रास्ते में बहुत से फैन से टकराई। वो कितनी लंबी है, उसका फिगर कितना अच्छा है, वो बहुत खूबसूरत है, वो कितनी गोरी है, वो तो टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। सब लोगों ने बातें करते हुए उसे घेर लिया था और इसीलिए संजना अमित को ढूंढने के चक्कर में और मुश्किल में नहीं फंसना चाहती थी। इसीलिए वो पीछे की तरफ निकल गई। फिर उसने पीछे का एक पूरा एरिया ढूंढा, लेकिन उसे वो लड़का कहीं नहीं मिला। संजना ने गहरी सांस भरकर सोचा कि वो कोच इंद्रजीत से फोन लेकर करण को इस बारे में बताएगी और उसे अमित शर्मा नाम के लड़के के बारे में पता लगाने के लिए कहेगी। लेकिन गेट पर उसे काला सूट पहने हुए एक आदमी दिखा जो बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था। उसने कार का दरवाजा खोलकर अमित की तरफ देखा और धीरे से बोला, सर, कहीं वो उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी? क्या वो सच में एक आदमी है? लेकिन फिर वो इतना जाना पहचाना क्यों है? अमित ने कार में बैठने से पहले संजना की तरफ देखा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसकी आंखों पर कैप की छाया पड़ गई थी और वो कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल भी शालिनी की तरह नहीं लग रहा था। कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? संजना अमित के कार में बैठने के बाद भी बहुत देर तक उसे देखती रही। जब उसने होश संभाला तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो जरूर अपनी बहन की चिंता में पागल होती जा रही है, इसीलिए वो अब लड़कों में भी अपनी बहन को ढूंढने लगी है। ये बॉडीगार्ड भी वही था जो लोनावला में अमित के साथ था। ये कबीर आहूजा का बॉडीगार्ड था। इसका मतलब अमित भी काफी वक्त से मिस्टर कबीर आहूजा को जानता होगा, वरना कबीर का बॉडीगार्ड उसका साथ क्यों होता, इतना ध्यान क्यों देता उसके? ये बस एक इत्तेफाक होगा कि वो उसकी बहन की तरह दिखता है। अपने दिल को तसल्ली देने के बाद भी संजना बहुत उदास थी। दोपहर में 50 मीटर रेस के फाइनल्स थे। वो चौथे स्थान पर आई थी, इसीलिए उसे कोई इनाम नहीं मिला। कोच इंद्रजीत संजना के लिए थोड़े से चिंतित थे। वैसे तो उसने अगले दिन 100 मीटर की स्विमिंग रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और दूसरे नंबर पर भी आई थी, लेकिन फिर भी कोच को लग रहा था कि इसका स्विमिंग में ध्यान नहीं है। संजना की विशेषता 100 मीटर और 200 मीटर के इवेंट्स थे और वो इससे कम या इससे ज्यादा लंबे इवेंट्स के योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा वो आज इससे बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। शायद 400 मीटर इवेंट के बाद सबने उसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा दी थी। कोच इंद्रजीत भी सोचने लगे कि कहीं वो ज्यादा स्ट्रेस में ना हो। इंसान एक हद तक अपनी क्षमता दिखा सकता है, जरूरी नहीं कि हर इंसान हमेशा फर्स्ट ही आए। ये सोचकर उन्होंने संजना का हौसला बढ़ाने का फैसला किया। 100 मीटर के फाइनल्स के पहले कोच इंद्रजीत ने संजना से कहा, अपने इवेंट में अच्छा करना और फर्स्ट आना, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जब संजना ने ये सुना तो उसने हंसते हुए कहा, सच में कोच? अगर मैंने कोई महंगा गिफ्ट मांग लिया तो? कोच इंद्रजीत बोले, मेरा गिफ्ट तुम्हें जरूर पसंद आएगा, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम फर्स्ट नहीं आई तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा। कोच को गंभीर देखकर संजना थोड़ी उत्सुक हो गई। संजना अपनी तरफ से इवेंट में बहुत मेहनत दिखाने लगी। ये सब उसने गिफ्ट के लिए नहीं किया था, वो दिल से अच्छा परफॉर्म करना चाहती थी। वो पहली बार नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप्स ऐसे बड़े इवेंट में भाग ले रही थी। वो यहाँ अपने स्टेट और शहर को प्रेजेंट कर रही थी। उसे हर हाल में चैंपियनशिप टाइटल जीतना था। जीतने के अलावा स्विमिंग करते वक्त संजना ने और किसी के बारे में नहीं सोचा। आखिरी 50 मीटर पर उसने दूसरे नंबर की स्विमर से बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन 30 मीटर की दूरी पर पहुंचकर उसे लगा जैसे कोई उसकी साइड से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर अपनी स्पीड बढ़ा ली, उस स्विमर को पीछे छोड़ दिया और इस तरह वो चैंपियनशिप का टाइटल जीतने में कामयाब हो गई। उसके बाद अगला इवेंट मानसी का था, जो 100 मीटर की बटरफ्लाई इवेंट में भाग ले रही थी। उसने भी अपनी मेहनत से चैंपियन का टाइटल जीत लिया।
जब वो लोग ट्रेनिंग सेंटर वापस लौटे तो कोच इंद्रजीत ने संजना को मिलने के लिए बुलाया। वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने संजना से कहा, मैंने जैसा वादा किया था कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम आओ और उसे ले जाओ। उनका इशारा वेटिंग रूम की तरफ था। ये देखकर संजना को आश्चर्य हुआ। कोच हामी भरकर वहां से चले गए। संजना बहुत कंफ्यूज थी। उसने वेटिंग रूम का दरवाजा खोला। अंदर सोफे पर एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उसके दरवाजा खोलते ही उस लड़के ने उसकी तरफ प्यार और नरमी से देखा। संजना का दिल जोर से धड़का और वो खुशी से चिल्लाई, करण! उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो यहाँ कैसे आ सकता है? संजना जानती थी कि करण उसके इवेंट्स देखने आता है, लेकिन सभी स्विमर्स के कोचों ने उन लोगों को हिदायत दी थी कि वो लोग अपने परिवार वालों से इवेंट खत्म होने से पहले मिल नहीं सकते। उनके मिलने के लिए उन्हें सारे इवेंट्स खत्म होने का इंतजार करना होगा। संजना खुशी से उससे लिपट गई। तुम यहाँ कैसे आए? संजना को इतना खुश देखकर करण बहुत खुश था और थोड़ा उदास भी। पूरा 1 महीना हो चुका था। जब भी उसने फोन पर बात की थी, संजना को किसी और वजह से फोन जल्दी काटना पड़ा था, जिसके कारण करण को लगने लगा था कि शायद संजना उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही। लेकिन अब जब वो मिले तो संजना ने उसे इतने प्यार से गले लगाया कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। करण ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, उसे अपनी बाहों में और कस के जकड़ लिया। करण ने पूछा, तुम्हारे कोच ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें क्या इनाम मिलेगा? संजना जोर से हंसने लगी। नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वैसे ये तो सचमुच में बहुत महंगा गिफ्ट निकला। संजना ने अपना माइक्रोफोन हाथ में लेकर ऐसे एक्टिंग की जैसे वो करण का इंटरव्यू ले रही हो। मिस्टर करण, क्या आप बता सकते हैं कि इनाम पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? करण ने हल्के से संजना को अपनी तरफ खींचकर उसे होठों पर किस कर लिया। करण दुनिया में जो चाहे वो हासिल कर सकता था और उसे अपने एहसान किसी को बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन संजना के साथ उसका रिश्ता एकदम अलग था। उसे कैसा लग रहा था वो तो बस उसे किस करके ही समझा सकता था। अगले दिन संजना का फाइनल इवेंट था, इसीलिए उसे रात को हॉस्टल वापस जाना था। रास्ते में उसे नींद आ गई। शायद वो बहुत थक गई थी, इसीलिए हॉस्टल पहुंचने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली। करण ने पहले उसे जगाने का सोचा, लेकिन उसे गहरी नींद में देखकर विचार बदल गया। वो कार से निकलकर दूसरी तरफ आया और संजना का सीट बेल्ट हटाकर उसे गोद में उठा लिया। तब भी संजना की नींद नहीं खुली थी। करण पहले से ही जानता था कि संजना का कमरा कौन सा है, इसीलिए उसने सीधे उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। लेकिन इसके बाद भी वो वहां से गया नहीं, बल्कि उसे अपनी बाहों में लेकर उसके पास बेड पर लेट गया। वो तो अच्छा था कि उस कमरे में संजना के अलावा और कोई नहीं रह रहा था। जब संजना की नींद खुली तो उसने अपने पास करण को लेटे देखा। संजना उसके करीब सिमट गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। करण को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो संजना को किस कर ले। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने उसे कमर से पकड़ लिया, अपनी बाहों में खींच लिया और उसे पैशन से किस करने लगा। करण का दिल सिर्फ किस करने से भरने वाला नहीं था, इसीलिए वो शरारत से संजना के शरीर पर हाथ फेरने लगा। संजना खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जब करण ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने कड़क आवाज में कहा, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, जल्दी करो। वो उसे धक्का मारकर गिराना चाहती थी, लेकिन करण ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। करण बोला, मैं नहीं जाने दूंगा। हमें मिले हुए 1 महीना हो गया है और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? संजना कुछ नहीं बोली। उसने करण का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गंभीर आवाज में बोला, कल के बाद, ठीक है? अगले दिन संजना का सबसे मुख्य और फाइनल इवेंट था। करण ने उसके माथे को चूमकर उसे छोड़ दिया। अचानक संजना ने करण से पूछा, करण, क्या तुम किसी के बारे में पता करवा सकते हो? संजना उसे ये पूछना चाहती थी कि क्या उसे शालिनी के बारे में कुछ पता चला, लेकिन तभी उसे अमित का ध्यान आया। करण ने नरमी से पूछा, कौन? संजना बोली, क्या तुम्हें वो बीमार सा लड़का याद है जिससे मैं लोनावला के होटल में टकराई थी? मैं आज वापस उसे स्पोर्ट्स हॉल में मिली। उसका नाम अमित शर्मा है। करण ने ये सुनते ही संजना को गुस्से से घूर कर देखा और उसे रुखी आवाज में बोला, तुम उसके बारे में क्यों पता लगवाना चाहती हो? जब संजना ने करण को गुस्से में देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, करण, मैं तो बस तुम्हें उसके बारे में पता लगाने के लिए कह रही हूँ, इसमें जेलस होने वाली बात नहीं है। तुम बहुत बदमाश होती जा रही हो। ये कहकर उसने वापस संजना को किस कर लिया। संजना खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश करती, करण उतना उसे कसकर बाहों में जकड़ लेता। उसके सामने संजना की ताकत कुछ नहीं थी। बचाओ बचाओ,
संजना जोर से चिल्लाने लगी। करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बचाओ? अच्छा। संजना कुछ नहीं बोली। करण ने उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया और उसे गुदगुदी करने लगा। संजना बोली, मत करो ना। अच्छा पहले तो तुम बताओ, बचाओ बचाओ चिल्ला क्यों रही थी? फिर अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं? करण उसे गुदगुदी किए जा रहा था और संजना की हंसी रुक ही नहीं रही थी। संजना से जब और सहन नहीं हुआ तो उसने करण के गले में बाहें डालकर प्यार से पूछा, करण तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? वो इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। करण उसकी बात सुनकर दंग रह गया। ये लड़की दिन ब दिन बहुत चालाक होती जा रही है। अचानक संजना ने करण के गाल पर किस कर दिया। करण के दिल में डिजायर बढ़ने लगी। करण ने उसे बाहों में लेकर किस किया। उसके लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। संजना उसके पैशन को महसूस कर रही थी। वो समझ गई थी कि करण क्या चाहता है। संजना को करण को किस करके उसे संभालते हुए कहा, करण शांत हो जाओ। करण ने जवाब दिया। उसे संजना की बात सुननी चाहिए थी। संजना भी खुद को बहुत मुश्किल से रोक पा रही थी। जब संजना ने देखा कि करण रुकने के मूड में नहीं है तो उसने धीरे से धक्का देते हुए कहा, बस अभी और नहीं, कल मेरा कंपटीशन है। करण ने निराश होकर मुंह बनाया। करण ने बहुत मुश्किल से अपना पैशन कंट्रोल किया और संजना से कहा, ठीक है जल्दी से सो जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। संजना ने पूछा, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? जब करण ने ये सुना तो उसके दिल में फिर से संजना को प्यार करने की इच्छा जागने लगी। बुद्धू लड़की, लगता है मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहती है। करण ने कहा, अगर मैं यहाँ रुका तो तुम सो नहीं पाओगी। ये कहकर करण वहां से अपनी कार की चाबी लेकर चला गया। संजना उसे जाते हुए देखती रही और मुस्कुराती रही। कमरे में अब संजना अकेली रह गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन करण के जाने के बाद भी वो उसे बहुत मिस करने लगी थी। संजना ने अगले दिन बहुत शानदार परफॉर्म किया था और सभी की उम्मीदों पर खरी उतरती हुई पहला स्थान हासिल किया था। इवेंट खत्म होने के बाद उसे रिपोर्टर्स ने घेर लिया। सभी के कैमरे उसके चेहरे पर थे। आखिर वो इस इवेंट की सुपरस्टार थी। रिपोर्टर्स एक के बाद एक उसे सवाल पूछे जा रहे थे। संजना अरोड़ा, क्या इस बार भी आपको हमेशा की तरह खुद पर पूरा भरोसा था? संजना अरोड़ा, आपकी तबीयत अभी कैसी है? संजना जी, क्या आपको लगता है कि आप आगे के खेलों में भी पहला स्थान हासिल कर पाएंगी? संजना अरोड़ा, कल रात जो सनाया सूरी वाला स्कैंडल हुआ उसके बारे में जानने के बाद क्या आपको कंपटीशन पर इसका असर पड़ेगा? किसी मशीन गन की तरह एक के बाद एक सवाल उसके सामने आ रहे थे। संजना बेचैन थी और कंफ्यूज भी। सनाया सूरी के स्कैंडल से उसका क्या लेना देना? जैसे उसके बारे में पूछने वाली थी, कोच इंद्रजीत कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर उसकी मदद के लिए आ गए। संजना ने उस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। दोपहर में 200 मीटर के फ्री स्टाइल इवेंट का वक्त था। संजना ने बैक स्टेज पर वैदेही और समीरा को देखा। समीरा ने बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। जहाँ तक वैदेही की बात थी, वो बिल्कुल पहले जैसी थी, पूरी तरह से स्टाइलिश और फैशनेबल। कोई भी उसे सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार समझने की गलती कर सकता था। जब संजना ने उन दोनों को देखा तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो भी इस वक्त जब उसका इवेंट शुरू होने वाला था। वो उन दोनों से बात नहीं करना चाहती थी ताकि उसका मूड खराब ना हो जाए। संजना उन्हें इग्नोर करके कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समीरा और वैदेही जानबूझकर संजना को परेशान करने के लिए आए थे। इसके अलावा वो दोनों ये भी जानते थे कि संजना को किस बात से तकलीफ दी जा सकती है। समीरा बोली, हम यहाँ तुम्हारी बहन के बारे में बात करने के लिए आए हैं। संजना के कदम ये सुनते ही रुक गए और उसने मुड़कर समीरा की तरफ देखा। समीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसीलिए उसका इरादा समझना बहुत मुश्किल था। संजना ने सोचा नहीं था कि समीरा उसके सामने आकर उसकी बहन के बारे में बात करेगी। उसे एक नजर में देखते ही समझा जा सकता था कि वो यहाँ किस मकसद से आई थी। संजना उसकी हंसी उड़ाते हुए बोली, वाह क्या बात है, इतने बड़े घर की बेटी भी मेरी बहन को जानती है। सबको इसका जवाब पता था। आखिर समीरा के चेहरे के भाव बदले, लेकिन फिर उसने उन्हें छिपाते हुए नॉर्मल आवाज में कहा, पास्ट में मुझे मालूम नहीं था कि रोशनी करण की जान बचाने का सच छिपाने के लिए तुम्हारी बहन को टॉर्चर कर रही है। दरअसल मुझे तुम्हारी बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैं राहुल से प्यार करती थी, इसीलिए मैंने रोशनी की मदद की। जब मुझे सारा सच पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। संजना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और बस उसे देखे जा रही थी। क्या समीरा सच में उससे माफी मांग रही थी या माफी मांगने का नाटक कर रही थी? कहीं उसने उसे गलत तो नहीं समझ लिया?
वैसे भी उसे उससे नहीं बल्कि शालिनी से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो दिल से माफी मांग रही थी। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वो एक्टिंग कर रही थी। इसके अलावा संजना को भी ये नहीं पता था कि उसकी बहन के गायब होने में समीरा का हाथ है या नहीं। उसकी तरफ देखते हुए संजना ने कहा, मिस समीरा, मुझे लगता है कि तुम गलत इंसान के पास आई हो। तुम गलत इंसान से माफी मांग रही हो। तुम्हें मेरी बहन से माफी मांगनी चाहिए। समीरा बोली, लेकिन तुम्हारी बहन तो गायब हो गई है ना। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे माफी मांग लूं। ये कहकर समीरा हंसने लगी। वैसे तो समीरा बहुत नरमी से बात कर रही थी, लेकिन उसकी बातें संजना को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। संजना उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहती थी। उसने गुस्से से कहा, किसने कहा कि मेरी बहन कभी वापस नहीं आएगी? मेरी बहन जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है। ओह, ऐसी बात है क्या? समीरा मुस्कुराकर बोली, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसका अहंकार दिख रहा था, जैसे वो कहना चाहती हो, तुम्हारी बहन कब की मर चुकी है, उसके वापस आने का इंतजार मत करो। संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत पहले से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अब उसे समझ में आ गया था कि आखिर ये दोनों बिचेस यहाँ किस इरादे से आई है। वो दोनों उसे वहाँ गुस्सा दिलाकर उसका ध्यान भटकाना चाहती थी, ताकि वो गुस्से में आकर ऐसा कुछ करे जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। संजना उनके जाल में फंसते फंसते बची। संजना उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी, लेकिन अचानक समीरा बोली, ओह हाँ संजना, क्या तुमने सुना सनाया सूरी के स्कैंडल के बारे में? संजना ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। फिर से वही स्कैंडल? उससे सनाया के स्कैंडल का क्या लेना देना? सब लोग उससे इस बारे में क्यों पूछ रहे थे? कहीं स्कैंडल करण के बारे में तो नहीं था? नामुमकिन। जब संजना इस बारे में सोच रही थी तभी वैदेही बोली, वैसे तो इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी करण ग्रोवर है। संजना ने ये सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बस इवेंट के लिए जाने लगी। करण और सनाया, नामुमकिन। संजना को जाते देख वैदेही ने चिढ़कर समीरा से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग यहाँ संजना का कंपटीशन देखने या उससे बात करने क्यों आए हैं। समीरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल संजना को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है? वैदेही फौरन समझ गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो चलते हुए बातें करने लगी। अभी जो हमने उस पर 2 बम गिराए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद संजना ठीक से परफॉर्म कर पाएगी और फिर से फर्स्ट प्लेस हासिल कर पाएगी। संजना ने सोचा था कि वो रोशनी से सबसे ज्यादा नफरत करती है, लेकिन आज के बाद वो दूसरे नंबर पर आएगी। जब उन चारों ने मिलकर उसकी बहन को टॉर्चर करने का प्लान बनाया था, तो रोशनी का मकसद सिर्फ ये सच छिपाना था कि करण की जान उसने नहीं बचाई थी। लेकिन समीरा और वैदेही का क्या मकसद था? उन्हें उसकी बहन से क्या प्रॉब्लम थी? क्या वो सच में सब सिर्फ रोशनी की मदद करने के लिए कर रही थी? संजना चाहे जितना सोच ले, लेकिन वो एक बात अच्छे से जानती थी कि समीरा और वैदेही उन लोगों में से नहीं थे जो बिना अपने फायदे के किसी की मदद करे। लेकिन उनको उसकी बहन से क्या फायदा होता? रही बात माफी की, तो माफी मांगने से ज्यादा तो इस वक्त उसे टेंशन देकर गई थी। वैसे तो इन दोनों से उसे दूर रहना चाहिए था, लेकिन लगता है उल्टा हो रहा था। संजना इतने गुस्से में थी कि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया था।